साथ इसका शॉर्ट नोट्स भी है। जैसे आप देख रहे होंगे ये शॉर्ट नोट्स, ये पूरा मतलब सेकेंड चैप्टर का है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए पूरा, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए पूरा शॉर्ट नोट्स है, बहुत सिंपल वे में है। अगर आप बार बार चाहते हैं कि हम चीज़ों को याद रखना, तो हर बार हम पूरा बुक या कोर्स पढ़ के याद नहीं कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाई जाती है। और ये ऐसे ही सिंपल में शॉर्ट नोट्स बनती है, एक बार पढ़ने से इसको दिन भर में एक बार तो एक पेज देख ही सकते हैं और लंबे समय तक याद रहने की उम्मीद रहती है और याद भी रहती है। तो अगर आपको इसको मैं लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में मैं शॉर्ट नोट्स को एक बार रिकॉल करता हूँ, दोहराता हूँ और सब कुछ फिर कॉन्सेप्ट वाइज समझा दूंगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन को स्टार्ट करने वाला हूँ और इसका पहला टॉपिक का नाम है फोर्स। तो इस फोर्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे, फोर्स क्या होती है, इसके डेफिनेशंस क्या होती हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कैसे इफेक्ट करता है किसी चीज़ पे, इसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ाई कर रही है। तो सबसे पहले जो मेरी हेडिंग आ रही है इसका नाम है फोर्स। फोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फोर्स का डेफिनेशन ये कहता है पुल और पुश, किसी भी चीज़ को खींचिए या धक्का दीजिए, किसी भी चीज़ को खींचिए या धक्का दीजिए, इसी को कहते हैं फोर्स। पुश और पुल ऑब्जेक्ट ट्राई टू चेंज स्टेट एज मोशन और रेस्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ को खींचिए या धक्का दीजिए, उसको रेस्ट में लाइए। हम ट्राई तो यही करते हैं ना, किसी चीज़ को खींच के क्या करते हैं कि रोक लें, या उसको खींचते इसीलिए कि धक्का दे, तो इसी को कहते हैं कि उसी को कहते हैं फोर्स कहते हैं। तो मोशन ला दें या चीज़ को रोक दें तो अपने बल लगा के, जैसे समझ जाइए आप कि एक कार चल रही थी, एक साइकिल चल रहा था, बाइसिकल चल रही थी, और मैं क्या किया, एक उस पर फोर्स लगाया तो बाइसिकल रुक गई। तो हम उस पर क्या किए हैं कि उस पर धक्का दिए हैं, और धक्का दिए हैं तो क्या हुआ, बाइसिकल रुक गई है। इसका मतलब मैं उस पर फोर्स लगाया हूँ और क्या किया हूँ कि उसको रोक दिया हूँ। यही कर रहा है फोर्स, यही कहता है कि किसी भी चीज़ को पुल कीजिए या पुश कीजिए, और हम यही कोशिश करते हैं कि उसका स्टेट बदल जाए, मोशन कर रहा है तो रुक जाए, रुक रहा है तो मोशन करना स्टार्ट कर दे, और इसी को कहते हैं फोर्स। समझ में आया? तो फोर्स, पुश और पुल विच ट्राई टू चेंज द स्टेट, मोशन और रेस्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज फोर्स। फोर्स को कैसे डिनोट किया जाता है, तो फोर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से डिनोट की जाती है। कह रहा है ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर में यही था कि वेक्टर क्या होते थे, स्केलर क्या होते थे। ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, उसको कहते थे वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होते थे, उसको कहते थे स्केलर क्वांटिटी। तो ये होता है वेक्टर, जिसमें मैं साफ साफ लिख दिया हूँ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्लियर? तो अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ एसआई यूनिट। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। और मैं ये बता रहा हूँ ना, आपको एसआई यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, निकालना मैं समझा दूंगा आपको कैसे। तो देखो, एफ इज इक्वल टू होता है एम में, फोर्स की फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम में, यहाँ पे लिखा हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यह फिजिकल टू होता है एम में। अब फोर्स होती है, मास को किस में मेजर करते थे, मैं पहले लेक्चर में बताया था फिजिकल क्वांटिटी, मास को किस में मेजर करते थे, तो मास को मेजर करते थे केजी, और एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास का एसआई यूनिट होता था केजी। तो ये क्या बन गया, कुछ केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को शॉर्ट टर्म में कहते हैं न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो लिखा हूँ मैं यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को कहते हैं न्यूटन, यहाँ पे लिखा हूँ न्यूटन। क्लियर? तो निकालना बहुत आसान है, फार्मूला आप याद कीजिए, फार्मूला अगर आपको याद है आपको, तो हम तो यूनिट निकाल ही लेंगे। समझ में आया? तो न्यूटन ऐसे निकाला जाता है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो अब आने वाली है फोर्स, हो गया इसका डिनोट करते हैं उसको हम, फोर्स को डिनोट करते हैं एफ से, कैपिटल एफ से। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है।
अब हम पढ़ने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का प्रभाव क्या है, क्या क्या कर सकता है फोर्स। तो सबसे पहले हम फोर्स की इफेक्ट पढ़ने वाले हैं। फोर्स जान गया, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। किसी भी चीज़ को रोका जाए या धक्का दिया जाए, इसी को कहते हैं फोर्स। एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसको कहते थे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिनोट करते थे कैपिटल एफ से, और क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी होती है वेक्टर। तो अब आ गया इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या 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 कर सकते हैं, मतलब फोर्स से हम क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात, इफेक्ट ऑफ फोर्स से हम पहला ये पढ़ाया जा रहा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। चेंज स्टेट बदल देता है। मैं पहले लेक्चर में बताया था आपको, मैं जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया तो उसमें बताया था स्टेट में दो टाइप की होती थी, फिजिकल स्टेट मोशन होगा या तो रेस्ट होगा। इसमें क्या कर सकते हैं, फिजिकल स्टेट इसको बदल देती है, मतलब मोशन कर देगा या रेस्ट कर देगा। जैसे आप समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, हम इस पर फोर्स लगा के रोक दिए, क्लियर, और कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। जैसे समझिए एक साइकिल रुकी हुई थी, हम पीछे से धक्का देना शुरू कर दी, साइकिल चलना शुरू कर दिया, और साइकिल चल रही थी, हम आगे से रोक लिए, हैंडल पकड़ ली, साइकिल रुक गई। तो हम फोर्स से दो चीज़ कर सकते हैं। पहला, उसका स्टेट बदल सकते हैं। अगर रुकी हुई चीज़ है तो मोशन ला सकते हैं, और चलती हुई चीज़ है तो उसमें रेस्ट पे ला सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। तो पहला ये कह रहा है इसका इफेक्ट, फोर्स का प्रभाव क्या क्या है, तो चलती हुई चीज़ को रोक सकता है या रुकी हुई चीज़ को चला सकता है। सेकेंड आ रहा है चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कभी देखिए होगा, अगर कोई साइकिल 10 की रफ्तार से चल रही है, दो लड़के आए पीछे से खूब तेज धक्का देना शुरू कर दें और साइकिल अपनी स्पीड बना लेती है। या आप ये समझिए एक कार धीरे धीरे चल रही थी, पीछे से एक ट्रक आया, टक्कर मारा और कार की स्पीड बदल दी, फोर्स लगाया पीछे से और कार की स्पीड बदल दी। तो चलती हुई चीज़ को हम रोक सकते हैं, रुकी हुई चीज़ को चला सकते हैं, ये पहला इफेक्ट होती है। दूसरा इफेक्ट ये होता है कि हम स्पीड बदल सकते हैं। अगर कोई धीमा ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसको हम फोर्स लगा के उसकी स्पीड तेज कर सकते हैं। मतलब एक साइकिल धीरे धीरे चल रही थी, हम पीछे से 10 लोग फोर्स लगाए, साइकिल खूब तेज हो गई, तो स्पीड बदल सकते हैं। चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन चेंज करना है। तो फोर्स अगर मान के चलिए आप कोई साइकिल इधर चल रही थी, हम हैंडल पे फोर्स लगाते हैं, ऐसे एक तरफ से खींचते हैं, एक तरफ से धक्का देते हैं, तो क्या होता है, हैंडल घूमता है, फोर्स की डायरेक्शन बदल जाती है। या इन सब के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, उससे मैं समझा दूंगा, पहले ऐसे समझा रहा हूँ। तो इसका क्या कर सकते हैं कि डायरेक्शन बदल सकती है मोशन। कह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। समझिए ये ऑब्जेक्ट है, इसमें हम क्या किए, फोर्स लगाए, फोल्ड हो गया। तो हम कह रहे हैं कि फोर्स लगा के कोई भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज का चेंज कर सकते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट सॉलिड होगा तो ब्रेक हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, और गैस होगा तो भी चेंज हो जाएगी। तो हम डिपेंड कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, लेकिन हम उसके फोर्स लगा के शेप एंड साइज को बदला जा सकता है। तो यही बात बता रहा था। अब इन चारों एग्जाम्पलों को हुए ऐसे होता है, 5 इफेक्ट होती हैं, एक मोशन और रेस्ट वाला होता है, तो एक ही में है। तो ये पाँचों को मैं एक ही एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। जैसे समझ जाइए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और फुटबॉल रखा गया है, और फुटबॉल रुका हुआ था, फुटबॉल को रखा गया था। तो रुका हुआ मैं क्या किया, फुटबॉल को पैर से किक किया, तो फुटबॉल अब मोशन में आ गया, तो रुके हुए चीज़ को चला सकते हैं। पहला इफेक्ट, मतलब मोशन करा सकते हैं। दूसरा, आगे वाला प्लेयर था, उसको क्या किया, उसको पैर लगा के रोक लिया, तो चलते हुए फुटबॉल को रोका जा सकता है। तो दूसरा हो गया कि चलते हुए चीज़ को फोर्स लगा के, पैर से हम फोर्स लगाए और ऑब्जेक्ट रुक गई, तो चलते हुए चीज़ को फोर्स लगा के रोका जा सकता है, और रुके हुए चीज़ को फोर्स लगा के चलाया जा सकता है। दूसरा, स्पीड बदला सकता है। समझ जाइए कि कोई फोर्स था, कोई फुटबॉल था, इसमें हम क्या किए कि एक प्लेयर मारा, किक किया, और मेरे पास आया, मैंने और तेज किक की दिया उसी डायरेक्शन में। मतलब ये इधर से आ रहा था, मैंने भी इधर से इधर किक कर दिया, तो क्या हो गया कि जैसे समझिए कि इधर से आ रहा था, इधर चल रही थी, फिर मैंने भी किक कर दिया, फिर इधर ही जा रहा था, लेकिन पहले 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, अब 20 मीटर पर सेकंड से आ गया, क्योंकि मैंने इस पे अपना फोर्स लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के स्पीड बदल दे रहे हैं। क्लियर? तो फोर्स लगा के स्पीड को बदला जा सकता है। अब आ रहा है तीसरा, डायरेक्शन चेंज। अब फुटबॉल इधर से आ रहा था
और मैं यहाँ पे खड़ा था, मैं क्या किया कि यहाँ से किक कर दिया दूसरे डायरेक्शन में, तो मैं फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। एक और एग्जांपल है क्रिकेट। जब क्रिकेट हम खेलते हैं तो गेंद आती है, बैट्समैन के पास आती है, तो पहले गेंद का डायरेक्शन था ये, और बैट्समैन इसको क्या करता है, किसी भी डायरेक्शन में पुश करता है। तो क्या होता है ना कि डायरेक्शन में जब पुश करता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई रहती है, मतलब अभी तो ये आ रही थी, अब कहीं जाएगी। समझ में आया? तो डायरेक्शन को बदला जा सकता है फोर्स लगा के। इसके बाद आ रहा है शेप एंड साइज। समझिए गुब्बारा था, हम क्या किए, दोनों तरफ से फोर्स लगाए, गुब्बारा पचकने लगा, कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, तो इसमें भी हम फोर्स लगा के शेप एंड साइज को बदला जा सकता है। तो ये था कि इफेक्ट ऑफ फोर्स था, और इफेक्ट ऑफ फोर्स आई होप मैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होती है और इफेक्ट ऑफ फोर्स से क्या क्या किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल के साथ मैं समझा दिया हूँ। अब फोर्स होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के फोर्स होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं। फोर्स होते हैं दो टाइप का, एक का नाम होता है बैलेंस फोर्स, दूसरे का नाम होता है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज जीरो होता है। मतलब इन सारे फोर्सों का मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स जितने भी लग रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट अगर सम में करूं तो कितना आएगा, जीरो। अनबैलेंस में क्या होता है कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स इज नॉट जीरो, मतलब उसका सारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहे हैं। जैसे आपको मैं समझा दूं कि इस कार पे फोर्स लग रहे हैं, इधर से लग रहे हैं, ऊपर जी जा रहा है, नीचे से लग रहा है, और जिधर चारों तरफ से फोर्स लग रहे हैं। तो इन सब का अगर रिजल्टेंट आ गया एफ, रिजल्टेंट फोर्स आ गया जीरो, तो वो होगा बैलेंस फोर्स। अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। समझ में आया? तो बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स क्या होती हैं, आगे इसको बारे में पढ़ेंगे। पहले शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया हूँ। रिजल्टेंट होगा एफ नेट, कितना जाएगा, जीरो, तो हो जाएगा बैलेंस फोर्स, और एफ नेट जीरो नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। अब यहाँ पे बैलेंस फोर्स को हम देखने वाले हैं। तो बैलेंस फोर्स में एफ नेट इक्वल टू कितना होता है, जीरो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है, जीरो। तो रिजल्टेंट फोर्स कर रहे, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, द फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, उसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है, तो फोर्स को कहते हैं बैलेंस फोर्स। जैसे यहाँ पे इसके बारे में मैं समझा दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत बेटर वे में समझा दूंगा। तो देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर कोई गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, तो ये क्या कर रहा होगा कि नीचे अपने मास के इतना फोर्स लगा रहा होगा, वो फोर्स लग रही होगी ग्रेविटी, और ग्रेविटी जमीन क्या कर रही होगी कि ऊपर धक्का दे रही होगी, उसका नाम होता है नॉर्मल। ये आगे इसी चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद समझिए कि कोई आदमी इधर से पुश कर रहा था, धक्का दे रहा था, और इधर से क्या कर रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था। फ्रिक्शन का काम होता है अपोज द मोशन करना, मतलब मोशन को रोकना। तो फ्रिक्शन क्या कर रही थी, इस चक्कों में ऐसे लग रही थी, फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़, और ये क्या करती है, मोशन को अपोज करती है, और इधर से ये फोर्स लग रहा था। तो ये देखिए, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर है, ये वाली डायरेक्शन इधर है, और हम धक्का दे रहे थे पीछे से, ऊपर से नीचे से क्या लग रहा था कि ग्रेविटी लग रही थी, और ये नीचे से ऊपर भेज रहा था, जिसका नाम होता है नॉर्मल। ये चार फोर्स इस पर काम कर रहे थे। तो ये था, मैं बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा था, इधर से फ्रिक्शन लग रही थी, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, ठीक है। इधर से ये ग्रेविटी वाली काम कर रही थी 5 न्यूटन, ये काम कर रही थी 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, और इधर से मैं भी क्या कर रहा था, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। इन सब का रिजल्टेंट जीरो हो रहा है। कैसे, तो मैं समझा रहा हूँ। मैं आपको याद होगा ना, मैं आपको डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताया था। कभी भी डायरेक्शन का प्रॉब्लम आ जाए ना, तो आप डायरेक्शन पहले लिखिए, और ऊपर लिखिए नॉर्थ, और राइट हैंड में क्या बताया था, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड में बताया था वेस्ट, और इधर बताया था नीचे साउथ। ऐसे हम डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो फोर्स किधर लग रहा है, ये इधर जो जा रही है, ये और ये ईस्ट। तो ईस्ट जब होती है, आपको पता होगा कि एक्सिस के यहाँ से, ओरिजिन से जब हम राइट हैंड में जाते हैं तो प्लस, लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो माइनस, और जब ऊपर जाते हैं तो प्लस, नीचे जाते हैं तो माइनस। तो हम ओरिजिन से जब ईस्ट में जा रहे हैं, तो ये वाली सेक्टर क्या होती है, प्लस होती है, और जब इधर ईस्ट में जाते हैं तो माइनस, इधर जाते हैं तो प्लस, इधर जाते हैं तो माइनस। तो देखो, अब मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ।
आपके सामने मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। एफ नेट इज इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ ऑल फोर्स, सम ऑफ ऑल फोर्स। क्लियर, मैं सारे फोर्स का सम करूँगा। इसमें सम मतलब कि ये F1 था, ये F2 था, ये F3 था, ये F4 था, इन सब का मैं सम करूँगा। तो क्या करूँगा, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सबको सम करूँगा तो F नेट टोटल निकल के आ जाएगा। टोटल फोर्स निकलेगा तभी तो जब सबका हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अब देखो F1 का डायरेक्शन है ईस्ट में तो प्लस लिखेंगे, तो F1 लिखा जाएगा प्लस F1, ठीक है। दूसरा हो रहा है F2 है नीचे तो साउथ में होता है तो क्या लिखते हैं माइनस, तो यहाँ पर रहेगा ये प्लस तो प्लस रहेगा और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे माइनस F2, ठीक है, कोई डाउट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे F3 किधर है, ऊपर, सॉरी इधर है, तो इधर है तो वेस्ट में जा रही है, तो वेस्ट में जा रही है तो माइनस, मतलब पहले प्लस वाला, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस F3, फिर आ रहा है F4, तो प्लस वाला F4 और जा रहा है ऊपर नॉर्थ में तो हो जाएगा प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा F4। क्लियर, कोई डाउट। तो हम क्या करेंगे, पहले F नेट निकालने के लिए सबका सम करेंगे, उसके बाद F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 करेंगे और सबका हम क्या करेंगे डायरेक्शन, क्योंकि ये फोर्स क्यों डायरेक्शन के साथ लिख रहे हैं ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो देखो, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जो कुछ भी वेक्टर क्वांटिटी होती है हमेशा उसको डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है। तो फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसी के साथ हम डायरेक्शन के साथ इसको लिखना शुरू करेंगे। अगर डायरेक्शन के साथ नहीं लिखेंगे तो रिजल्ट जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। तो आप याद रखना, जो भी फोर्स होती हैं इन सबको डायरेक्शन के साथ लिखा जाए, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होती है वेक्टर क्वांटिटी अगर हम इसका सम करते हैं तो डायरेक्शन के साथ लिखा जाता है, और फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए मैं डायरेक्शन के साथ लिख रहा हूँ। तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो मैं बस इसको आपको सिंपल सा समझा रहा हूँ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबका मैं लिख दिया F नेट, ये था F नेट। क्लियर, तो ये F नेट होता था। अब मैं F नेट का सबका क्या करने वाला हूँ, सम करने वाला हूँ। ये था F नेट। अब F नेट हो गया, अब यहाँ से मैं निकालने वाला हूँ F नेट इज इक्वल टू, सबका लिखने वाला हूँ F1 जो था, F1 था 10 न्यूटन था। अब मैं सबका लिखने वाला हूँ, तो F1 का कितना था, तो प्लस था F1 10 न्यूटन, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा माइनस। F2 कितना था, तो F2 है 5 न्यूटन, फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस में माइनस। F3 कितना है, तो F3 है 10 न्यूटन, अब आ जाएगा प्लस प्लस में प्लस, तो F4 कितना होता है, तो F4 होता है आपका 5 न्यूटन। ये तो आपको पता होगा ना, प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ये तो इतना पता होना चाहिए आपको। तो ये हम यहाँ ऐसे हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ये है प्लस, ये है माइनस, 10 रुपये कमा रहे हैं, 10 रुपये गंवा दे रहे हैं तो 0 रुपया, ये है माइनस, ये है प्लस, मतलब 10 रुपये नुकसान में गया, 10 रुपये फायदा हो गया, तभी भी कितना हो गया 0 रुपया, तो टोटल आ गया 0, तो F नेट आ गया 0। तो ये हो गया फोर्स क्या हो रहा है, रिजल्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं करेगा, क्योंकि समझ जाइए आप, हमको ना 10 न्यूटन से कोई आगे खींच रहा था और उसी 10 न्यूटन से कोई पीछे खींच रहा है, तो हम कहीं मोशन नहीं करेंगे, इसलिए कि 10 न्यूटन से कोई आगे खींच रहा है, 10 न्यूटन से कोई पीछे खींच रहा है, मेरा नेट फोर्स है 0, अब हम कहीं मोशन नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई 12 न्यूटन से खींच रहा था और 10 न्यूटन से कोई पीछे खींच रहा था, तो 2 न्यूटन से मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि नेट मेरा फोर्स आ रहा है 2 और मेरा राइट हैंड साइड में, मतलब कि आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा फोर्स। क्लियर, तो यही बता रहा था मैं आपको कि अगर मेरी फोर्स कैसी आ रही है तो उसी के हिसाब से हमारी ऑब्जेक्ट मोशन करती है। तो नेट इसमें क्या होता है, बैलेंस फोर्स में इसका नेट फोर्स कितना आता है 0, बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स कितना आता है 0। तो बैलेंस फोर्स होगा तो सेम SI यूनिट होगी, तो क्या हो जाएगी न्यूटन, क्वांटिटी कैसे होगी वेक्टर, सब कुछ फोर्स का कहीं भी फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, कोई भी फोर्स लगे, सारे फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, और उसका क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है वेक्टर। ये आप लोग हमेशा याद करके रखे रहना,
क्योंकि SI अगर फोर्स कहीं भी नाम यूजर ग्रेविटेशन हो गया, मैग्नेटिक हो गया, कोई भी फोर्स हुआ, सारे फोर्स के SI यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूटन। और इसका क्या होता है, इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, तो इसका SI यूनिट होता है न्यूटन, और क्वांटिटी क्या होती है, तो वेक्टर। तो मैं अब इसको फिर से बताने वाला हूँ। अब मेरी स्टार्ट हो रही है, बैलेंस फोर्स हो गया था, तो बैलेंस फोर्स से अब मैं फिर से चालू करने वाला अपना कॉन्सेप्ट। तो बैलेंस फोर्स हो गया था, नेट फोर्स 0 होगा, उसका मैं एग्जांपल दे दिया। तो अब देखिए यहाँ पे एक नोट्स लिखा गया है, इस नोट्स को आप पढ़िए। इस नोट्स में ये कह रहा है ना कि अगर कोई बैलेंस फोर्स है, किसी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है, अगर किसी पे बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो चल रहा है उस पर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो चलता ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा। वो कह रहा है कि उसका अगर बैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसका शेप साइज चेंज नहीं होता है। तो ये आप याद रखिए। क्यों? तो देखो कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, कोई हमको 10 न्यूटन से आगे खींच रहा है, कोई 10 न्यूटन से पीछे खींच रहा है, मेरा नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो अब मैं मोशन नहीं करने वाला हूँ। अगर मैं 10 न्यूटन से आगे मोशन कर रहा था और पीछे से 10 न्यूटन को खींच रहा था और ये केस था वैक्यूम में, तो हमेशा हम 10 न्यूटन से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये आप याद रखना, बैलेंस फोर्स रखता है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट पे रहेगी, और चल रही है तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी, लेकिन इसका शेप और साइज बैलेंस फोर्स से हम चेंज नहीं कर सकते। अब आ रहा है अनबैलेंस फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है अनबैलेंस फोर्स। इन अनबैलेंस फोर्स में इसका नेट फोर्स 0 नहीं, मतलब 0 नहीं होती है, तो इसका नेट फोर्स यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हूँ, F नेट इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होता, तो यहाँ इसमें साफ साफ हुई सेम बैलेंस फोर्स के डेफिनेशन। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0, द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। जैसे ये है सेम, इसका भी मैं वही केस समझा सकता हूँ कि समझ जाइए कि कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था 10 न्यूटन, ठीक है, ये F1 था। F2 कोई लगा रहा था इधर 12 न्यूटन से, ठीक है। अब अनबैलेंस का मतलब दोनों बराबर नहीं होंगे, ये 10 है तो ये 12 हो गया, अब दोनों इक्वल नहीं है। इधर से कोई क्या कर रहा था, ग्रेविटी लग रही थी, समझिए ग्रेविटी लग रही थी, एक्शन रिएक्शन से दोनों बराबर लगते हैं। तो F3 लग रहा था 15 न्यूटन और F4 लग रहा था सेम 15 न्यूटन। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैं फिर से यहीं से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। F नेट इज इक्वल टू होता है F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। समझ में आया? अब क्या लिखेंगे कि इसका डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। अब मैं फिर वो कॉन्सेप्ट समझाने वाला नहीं था डायरेक्शन वाला, मैं एक बार बता दिया हूँ, फिर इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो ये क्या था ईस्ट डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे प्लस 10 न्यूटन प्लस, ये था किधर, तो वेस्ट में था तो -12, तो डायरेक्ट मैं माइनस लिख रहा हूँ -12। अब क्या था, नीचे था तो नीचे होता था साउथ, साउथ मतलब -15 न्यूटन। ये था ऊपर मतलब नॉर्थ, मतलब प्लस 15 न्यूटन। ये था। अब देखो, आप फिर से देखो, प्लस में से 10 12 मतलब कि 12 में से -12 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो बच जाएगा -2 न्यूटन। ये था माइनस था, ये था प्लस, कट गया 0 हो गया, ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा -2 न्यूटन। तो F नेट आ गया -2 न्यूटन। मतलब F नेट 0 के बराबर नहीं है, अब कुछ ना कुछ है, -2 है। ये -2 क्या बता रहा है, तो मैं आपको बताया था किसी भी वेक्टर क्वांटिटी में जब माइनस आना शुरू हो जाता है तो माइनस ना डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, तो डायरेक्शन को बताता है। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था और पीछे जाना शुरू किया तब तो माइनस लग जाएगा। जैसे समझ जाइए कि ये ऑब्जेक्ट को हम किधर धक्का दे रहे थे, पीछे की तरफ। समझ में आया? ये हम धक्का दे रहे थे पीछे की तरफ, फोर्स कोई लगा रहा था इधर,
तो मोशन 2 न्यूटन से आगे बढ़ना शुरू कर दिया, तो अब हो जाएगा -2। -2 ये बताता है कि ये जो फोर्स लगाया जा रहा था इसके उल्टा में ये चल रही है। समझ में आया? जैसे समझिए कि अगर मुझे कोई खींच रहा था 12 न्यूटन से आगे और मैं आगे चल रहा था 12 न्यूटन से, ठीक है, पीछे कोई आया 10 न्यूटन से हमको इधर खींचने लगा, लेकिन अब मैं चलूँगा 2 न्यूटन से अब आगे चलूँगा, क्योंकि 12 में से 10 कम हो जाएगा ना। अब हम कितना लोगे, 2 न्यूटन से मैं आगे चलूँगा तो मेरा आ जाएगा प्लस, और वही मैं वेस्ट में चलता तो आता माइनस, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन हमारे लिए माइनस होता था, तभी मैं वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था डायरेक्शन, तो इसीलिए माइनस आ रहा है कि ये क्या कर रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, माइनस में चलने लग रहा है। समझे? माइनस का मतलब होता है डायरेक्शन। कभी भी वेक्टर क्वांटिटी में माइनस है तो आप समझ लेना डायरेक्शन मतलब अपोजिट चल रहा है। समझ में आया? तो ये आपका हो गया था एग्जाम्पल के साथ मैं ये सब समझा दिया कि बैलेंस फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक बार और मैं बता रहा हूँ, ये फोर्स बोला जा रहा है तो इसका सेम SI यूनिट होगा न्यूटन और फिजिकल क्वांटिटेटिव के वेक्टर, तो याद रखना। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है कि अगर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट चलेगा। समझ में आ रहा है? अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो उसके पोजीशन में चेंज होगा, मतलब रेस्ट पे होगा तो क्या होगा कि वो मोशन करना शुरू कर देगा, और मोशन पे होगा तो रेस्ट में आ सकता है, अनबैलेंस फोर्स लगेगा। समझिए कि गेंद खूब तेज चल रही थी, 10 न्यूटन से चल रही थी, हम 15 न्यूटन लगा दे ऑब्जेक्ट वहीं पर रुक जाएगी। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रही थी कि 10 न्यूटन से चल रही थी, हम उस पर 10 न्यूटन और लगा दिए तो 20 न्यूटन से चलना शुरू कर देगी। क्लियर? तो अनबैलेंस फोर्स लगा के हम ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चला सकते हैं, डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। तो यही कर रहा है, शेप भी बदल सकते हैं, साइज भी बदल सकते हैं, फोर्स लगा के, अनबैलेंस फोर्स लगा के शेप साइज हम कुछ भी बदल सकते हैं, या रुक सकते हैं या चला सकते हैं, क्या लगा के, अनबैलेंस फोर्स लगा के। तो ये बात समझ में आ गया। तो बैलेंस फोर्स क्या होती थी, अनबैलेंस फोर्स क्या होती थी, बता दिया मैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, एक न्यूटन थे, उनका नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक जो न्यूटन थे वो एक बार एक एप्पल पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके ऊपर एक एप्पल पेड़ मतलब एप्पल गिरा, तो उन्होंने ये सोचा कि एप्पल नीचे ही क्यों आया है, ऊपर क्यों नहीं गया है, और तभी से उन्होंने ये एप्पल के बारे में रिसर्च किया और उनको एक चीज़ मिल गया जिसका नाम था, उन्होंने ये बोला कि अर्थ के पास कुछ ऐसी पावर है जो हर चीज़ को नीचे खींचती है, और उन्होंने बोला इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनके पैदा होने से 500 साल पहले एक हम लोग के महर्षि रहते थे, इनका नाम था भास्कर। भास्कर ने बता दिया था, अपने बुक में लिखा है कि अगर कोई अर्थ हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है जिसका नाम होता है गुरुत्वाकर्षक बल, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लोग के ऋषि मुनि जो रहते थे ये बहुत विद्वान हुआ करते थे और हर चीज़ को उनको ज्ञात था, पता था हर चीज़ के बारे में। आप खुद सोचिए इस चीज़ को कि अगर हम इतने करोड़ों की सैटेलाइट लगा के और ये पता करते हैं कि आज कौन सा ग्रह लगने वाला है, आज क्या दिन है, क्या समय है, कौन सा ग्रह किस समय पर लगेगा, चंद्र ग्रह लगेगा कि ये ग्रह लगेगा कि सूर्य ग्रह लगेगा, कौन सा दिन कब आने वाला है, कब करवा चौथ है, कब दिवाली है, सब कुछ पता करते हैं। पहले के लोग 2 रुपये की पंचांग में पंडित जी देख के ये बता देते थे कि सूर्य ग्रह कब है, चंद्र ग्रह कब है, आज नहान है कि नहीं है। तो सोचो कि पहले के लोग कितना विद्वान हुआ करते थे, बिना सैटेलाइट, बिना आकाश में गए हुए हर चीज़ की ज्ञात थी उन लोगों को। तो वैसे ही न्यूटन्स ने अपने लॉ दिया, और लॉ में उन्होंने 3 लॉ दिया था, जिसका एक का फर्स्ट का नाम होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरे लॉ का नाम होता है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और तीसरे का नाम होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत पेपर में बहुत बार पूछी जाती है, और हम लोग कई इससे मिलने जाते हैं तो ये लॉ में से सेकंड लॉ बार बार पूछते हैं लोग कि सेकंड लॉ क्या होती है, सेकंड लॉ क्या होती है। तो फर्स्ट और थर्ड लॉ और सेकंड लॉ तीनों बहुत सिंपल होती हैं, और तीनों को मैं एक एक करके सब कुछ समझाने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक आप देखते रहिएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ फर्स्ट लॉ। तो ये स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। कह रहा है ए बॉडी इज रेस्ट विल रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो हमेशा रुका हुआ रहेगा। ए बॉडी इज मोशन कंटिन्यू मोशन। अगर कोई बॉडी चल रही है, अगर कोई बॉडी चल रही है
तो चलता रहेगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रुका रहेगा, अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलता रहेगा। कह रहा है स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन में सीधे वो चलता रहेगा और कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। कह रहा है कि जब तक उस पर अनलेस इट कंप्लेंट बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कह रहा है कि जब तक उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तब तक वह रुकेगा नहीं, या रुका हुआ चीज़ चल नहीं सकता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो हमेशा चलता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई फोर्स लगाए ना, या कोई रुका हुआ है तो हमेशा रुका रहेगा जब तक इस पर कोई बाहर से फोर्स लगाए ना, या कोई चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई मतलब बाहर से कोई फोर्स लगाए ना, तब तक ये ऑब्जेक्ट में चलता है तो चलता रहेगा, रुका हुआ है तो रुका रहेगा। तो लेकिन ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा थोड़ी होता है। साइकिल चलती है तो आफ्टर सम टाइम साइकिल विल बी रीच एट रेस्ट, मतलब रेस्ट पे पहुंच जाती है साइकिल। ऐसा नहीं होता है कि अगर साइकिल चल रही है तो हमेशा चलती रहती है, अगर पॉडल ना मारे तो साइकिल चलती रहती है, ऐसा नहीं होता है। ये क्यों होती है? क्योंकि इस पर एक्सटर्नल फोर्स वर्क करते हैं। दो फोर्स वर्क करते हैं, एक का नाम होता है जिसका फ्रिक्शन, जो हम लोग की टायर्स घिसर करते हैं रोड पे, और दूसरा होता है रेजिस्टेंस, एयर का, हवा का प्रेशर इस पर क्या करता है, हम लोग के ऊपर दबाव लगाता है। तो ये किस लिए है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तभी ये काम करेगा जब ये दोनों चीज़ नहीं रहेंगे, मतलब फ्रिक्शन ना रहे और ना ही कोई एयर हो, तब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन करते हैं। तो ये कहाँ पे होते हैं दोनों चीज़? तो ये दोनों चीज़ एक ही जगह नहीं हो सकते, उसका नाम होता है वैक्यूम। ना वैक्यूम में हवा होता है ना फ्रिक्शन होता है, जिसको स्पेस कहते हैं ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में हर चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं, कभी रुकती नहीं है। जैसे कोई अगर उल्का पिंड है, एस्ट्रोनॉट है, तो वो भी हमेशा ऐसे रोटेट करता रहता है, अगर मोशन कर दिया तो चलता रहेगा। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, उसमें ना एक बार एक लड़का अपने प्रोफेसर से क्वेश्चन ये कहता है, प्रोफेसर ये कहते हैं कि ये जो पेन है, ये पेन हमारे प्रोफेसर हमको दिए थे और ये उनका यही कह के दिए थे कि आपके जैसे अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट मिले तो आप उसको ये पेन दीजिएगा। अभी तक हमको ब्रिलियंट स्टूडेंट कभी मिला नहीं है। तो ये पेन एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं, मतलब जो स्पेस में जाते हैं वो लोग इस पेन को यूज करते हैं, और ये पेन काफ़ी कॉस्टली है, लगभग में 2 लाख की है। और ये पेन मतलब कि जीरो ग्रेविटी में वर्क कर सकती है, वैक्यूम में वर्क कर सकती है। जैसे हम लोग की जो पेनें हैं ना, वैक्यूम में ग्रेविटी में वर्क नहीं करती हैं, मतलब नॉन ग्रेविटी में वर्क नहीं कर सकती, जीरो ग्रेविटी में वर्क नहीं कर सकती। उसका इंक ऊपर जाने लगता है, ये नीचे आने के बजाय ऊपर जाने लगता है इंक, तो ये पेन हमारे लिए वर्क नहीं करता है। तो ऐसे ही तो वो लड़का क्वेश्चन पूछा कि हम पेंसिल क्यों नहीं ले जा सकते हैं? पेंसिल ले जाएंगे, और पेंसिल ले जाएंगे तो उसमें ना इंक ऊपर जाने की टेंशन होगी ना नीचे आने की टेंशन होगी। तो प्रोफेसर वहाँ पे तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन लास्ट में बोलते हैं, ये बोलते हैं ना कि अगर पेंसिल ले जाए तो आप देखोगे पेंसिल यूज करते हो तो कभी कभी उसकी नीडल टूट जाती है, नोक टूट जाती है, पॉइंटेड टूट जाती है, और टूट जाए ग्रेविटी में ऐसे उड़ती रहे, और कभी हम स्पेस में जाएं, हो सकता है कि हमारे जैकेट में टकरा जाए, छेद हो जाए, चाहे कुछ भी, कुछ हमारे वजह से कुछ डैमेज चीज़ हो जाए। इसीलिए पेंसिल नहीं ले जाते हैं, क्योंकि उसका नोक टूटने की चांस होती है, और पेन ले जाते हैं तो उसका नोक टूटने की चांस नहीं होती है। तो यही वाली बात है कि ये जो मतलब कि कोई चीज़ चलती रहे, कभी रुक नहीं सकती है, रुकी हुई चीज़ कभी चल नहीं सकती हैं, ये कब हो सकता है? जब वो चीज़ वैक्यूम में हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चलती हुई चीज़ रुक सकती है, रुकी हुई चीज़ को हम धक्का देके चला सकते हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा के चला सकते हैं। तो यही बात बोले थे कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं तब तक कोई ऑब्जेक्ट चल नहीं सकती है, और चलती हुई चीज़ को रोका नहीं सकता है। ऐसे देखिए ना, आपको भी गाड़ी, कुछ कार और खड़ा रहती है और हवा का प्रेशर आता है और चीज़ें पीछे चल जाती हैं। तो यहाँ पे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सटर्नल फोर्स वर्क करती है, एक का नाम होता है फ्रिक्शन, दूसरे का नाम होता है एयर रेजिस्टेंस, ये दोनों वर्क करती रहती हैं। तो यही बात है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, और कोई चीज़ अगर रुकी हुई है तो जब तक उस पर हम धक्का ना दें, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, वो चल नहीं सकती है। चाहे हम कार चालू करके चलाएं ना, तब तक चल नहीं सकती है। ऐसे ही एग्जाम्पल ये भी है
कि अगर समझिए एक ग्लास है, उसके ऊपर मैंने एक कार्ड रखा और उस पर सिक्का रखा, कॉइन रखा। मैं क्या किया, कॉइन रेस्ट पे या कार्ड भी रेस्ट पे, हम क्या किए, धक्का मारे, फोर्स लगाया किसके ऊपर, कार्ड के ऊपर, और कार्ड मोशन कर गया। लेकिन कॉइन मोशन नहीं करेगा। कॉइन मोशन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रेस्ट पे है, और जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा नहीं तब तक ये मोशन नहीं कर सकता है। तो एक्सटर्नल फोर्स इस पर कोई लगाए नहीं, हम कार्ड पे लगाए, कार्ड मोशन किया, ये क्या है, रेस्ट पे, तुरंत नीचे गिर जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया। अब इसमें आती है इनर्शिया। इनर्शिया आती है तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होता है। इसके बाद आता है हम लोग का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ये कहता है, इनर्शिया ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच द रजिस्ट ए चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इनर्शिया ना जो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की होती है, ये बाहर किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, और किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। और क्या चाहती है कि अगर मैं रुका हूँ तो रुका रहूँगा, चल रहा हूँ तो चलता रहूँगा। ये इसकी ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, और ये चाहती है कि चलते हुए चीज़ को मतलब कि अगर मैं रुका हुआ तो रुका रहूं, मतलब कभी चलने की कोशिश ना करूं, और चल रहा हूं तो हमेशा चलता ही रहूं, कभी रुकने की कोशिश ना करूं। तो इसको कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज डिपेंड ऑन इट्स मास। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। आपको एक चीज़ बता दूंगा, आगे बताऊंगा डायरेक्टली क्या होती है, इनडायरेक्टली क्या होती है, इसी चैप्टर में अभी आगे बताऊंगा। तो इनर्शिया जो होता है, इनर्शिया होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब, चलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली का मतलब होता है ना कि डायरेक्ट रिलेशन। समझिए आप, शॉर्ट में ये समझिए डायरेक्ट रिलेशन। जैसे समझिए मैं क्या हूँ, डीलर हूँ, मैं कपड़ा उपड़ा बेचने वाला डीलर हूँ, और एक गवर्नमेंट मतलब कि ये कपड़ा उपड़ा की दुकान है, तो मैं अगर जितना कपड़ा ये सेल करेगा, शॉप वाला जितना कपड़ा सेल करेगा उतना कपड़ा मैं लाऊंगा, उतना मैं कमाऊंगा, उतना वो भी कमाएगा, शॉप वाला भी कमाएगा, मैं भी डीलर हूँ, मैं भी कमाऊंगा। तो यही कर रहा है कि डायरेक्ट रिलेशन होती है। अगर ये मास बदलते जाएगा तो ये भी बदलेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। समझ में आ रहा है? तो यही बात हो रही है कि अगर ये जो रिलेशन होता है डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, इनर्शिया डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है मास के ऊपर। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगी, मास घटेगा तो इनर्शिया घटेगी। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए कि लिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट है मोर मास मोर इनर्शिया देन द लाइट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी ऑब्जेक्ट मोर इनर्शिया देन द लाइट ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट मतलब खूब भारी है, खूब वजनदार है, खूब मास है, तो मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, और कोई हल्का है तो इनर्शिया कम, मतलब मास कम तो इनर्शिया कम। समझ में आ रहा है? मतलब मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। तो ये मास इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगी, इनर्शिया बढ़ेगा तो मास बढ़ेगी, इनर्शिया घटेगा तो मास घटेगा, और मास घटेगा तो इनर्शिया घटेगा। मतलब समझ जाइए कि दुकानदार का कपड़ा बिकेगा नहीं तो मेरा भी नुकसान होगा, क्योंकि मैं कपड़ा उसको नहीं दे पाऊंगा, और दुकानदार कपड़ा बेचेगा तो मैं भी खूब कपड़ा दूंगा, तो मैं भी कमाऊंगा, वो भी कमाएगा, दोनों लोग कमाएंगे। तो यही होती है कि अगर हैवी ऑब्जेक्ट जो होती है इसका मोर इनर्शिया होता है लाइट ऑब्जेक्ट, मतलब हल्के ऑब्जेक्ट से। अब इसकी कुछ एग्जाम्पलें हैं, इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको ध्यान से आप देखते रहिएगा। पहला एग्जाम्पल ये है, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास, मतलब डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगी, बस आप इतना ही याद रखिएगा। इसमें कह रहा है कि कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फास्ट बैकवर्ड। मतलब एक कार चलना शुरू है, जैसे हम लोग गाड़ी पे चाहे बस पे खड़े रहते हैं और बस चलना शुरू होता है तो हम किधर गिरते हैं, पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। पीछे की तरफ गिरते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ना हमारी इनर्शिया, हमारी मास इनर्शिया जो होती है पैसेंजर की, वो चाहती है कि हम किस में रहें, रेस्ट में रहें। किस में रहें? रेस्ट में। क्योंकि हम जिस स्टेट में रहना है, जिस स्टेट में है उसी में रहने के लिए वो कहती है इनर्शिया।
और हम चाहते हैं कि इसी में, लेकिन बस या कार आगे बढ़ गया है तो उसके वजह से हमको पीछे गिरना पड़ता है। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया द पैसेंजर ट्रेन टू रिमेन्स देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब जो सवारी है वो चाहते हैं कि हम रेस्ट में रहें, लेकिन कार तो चल दी है इसीलिए हमको चलना पड़ता है, तो हम पीछे गिर जाते हैं। क्लियर। ऐसे दूसरा हो रहा है कि रनिंग कार और बस स्टॉप। अगर हम क्या करते हैं, दूसरा क्या कर रहा है कि अगर कोई गाड़ी क्या कर रही है, चल रही है, और क्या होता है कि सडनली रुक गया, मतलब कि चलते चलते एक बार ब्रेक लग जाता है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो हमारी क्या करती है कि हम उस समय ना कार पे बैठे हैं या बस पे बैठे हैं तो कार के साथ हम भी मोशन कर रहे हैं, तो हमारी इनर्शिया ये चाहती है कि हम मोशन करते रहें, कभी रुके ना। लेकिन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रुकने की वजह से, मतलब बस रुकने की वजह से हमको रुकना पड़ता है, इसी के लिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसीलिए हम फॉरवर्ड में जाते हैं, बैकवर्ड में क्यों नहीं जाते हैं। तो ये बता रहा हूँ कि हमारी मोशन को मिनिमाइज किया जा सके, मेरी स्पीड को मिनिमाइज किया जा सके। समझ में आया। तो इसीलिए हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते रहते हैं, क्योंकि गाड़ी फॉरवर्ड में चलती रहती है, तो हम भी फॉरवर्ड में गिरते हैं। समझ में आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि द कार और बस टर्न शॉर्ट कॉर्नर सडनली। मतलब एक गाड़ी चल रही थी और गाड़ी चल रही थी, तुरंत यहाँ से मुड़ गई। तो मुड़ गई तो हम क्या करते हैं ना कि अगर गाड़ी चल रही थी और इधर मुड़ी है तो हम उसके अपोजिट साइड में गिरना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कह रहा है कि हम इसीलिए गिरना शुरू कर देते हैं क्योंकि हम लोग हैं मोशन पे। जब गाड़ी कभी भी टर्न होती है तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है। अगर फास्ट स्पीड में कर रहे हो तो उस पर फ्रिक्शन वर्क नहीं करता और गाड़ी पलटने की चांस होती है। तो क्या होती है कि हम उसमें क्या करते हैं, हमारी इनर्शिया यही चाहती है कि हम मोशन करते रहें, लेकिन यहाँ पे धीमा होते हैं और या टर्न हम सीधे चल रहे थे, अपना डायरेक्शन बदलते हैं, तो हम लोग की इनर्शिया चाहती है इसी डायरेक्शन में हमेशा चलते रहें, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है डायरेक्शन, इसीलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में गिरना शुरू कर देते हैं। ऐसे होता है कि अगर हम कोई चलते हुए गाड़ी से क्या करते हैं, कूद जाते हैं, बहुत खतरनाक होता है, बहुत चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए मैं चल रहा हूँ, ट्रक पे मैं बैठा हूँ चाहे बस पे बैठा हूँ और बस चल रही थी, तो अगर बस 40 से चल रही तो मेरी स्पीड भी 40 है, क्योंकि बस पे मैं बैठा हूँ तो बस की हर चीज़ें 40 पे चल रही थी। और क्या होता है कि जब हम कूदते हैं तो हमारी क्या होती है ना कि अगर मैं कूद के रुक जाऊँ, मतलब दौड़ूँ ना, तो मेरी स्पीड कितना है 40 और रोड की स्पीड कितना है 0। तो मैं जब एक ही बार 40 से 0 पे आते हैं ना तो हमें चोट लग जाती है, क्योंकि मेरी तो स्पीड ज़्यादा है ना, मोमेंटम मेरा ज़्यादा है ना, उसका मोमेंटम तो कम है ना। दूसरी बात, अगर इसीलिए क्या करते हैं कि जो ड्राइवर वीवर होते हैं चाहे कंडक्टर होते हैं वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, साथ में दौड़ के क्या करते हैं अपनी स्पीड को मिनिमाइज करते हैं, धीरे धीरे कम करना शुरू कर देते हैं, तब वो जाके रुक सकते हैं। मोमेंटम को मिनिमाइज करते करते रुक जाते हैं। लेकिन अगर मैं वहाँ पे डायरेक्ट कूद के रुक जाऊँ, यही लिखा हूँ कि कूद जाऊँ और उसके बाद हो मूविंग टू द हाई स्पीड, और बस खूब तेज चल रही थी और मैं क्या कर रहा था, मोशन कर रहा था, अगर मैं वहाँ पर रुक गया ग्राउंड पे जाके तो हमें चोट लग सकती है, ग्राउंड के द्वारा चोट लग सकती है। अगर मैं इस ग्राउंड के मतलब कि बस के साथ धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करते दौड़ते रहूँ तो कभी चोट नहीं लग सकती है। तो ये सब किसके वजह से होती है? तो इनर्शिया की वजह से ये सब कुछ होता है।